हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रणेक्स एडुजोन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा बिजनेस इंटेलिजेंस है, बीआई जो है उसकी एक यूनिट 1। ठीक है। अब ये यूनिट में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है, इसकी हिस्ट्री और रिवोल्यूशन, इसका आर्किटेक्चर, ये कैसे हेल्प करता है, वो सब आज हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो ये बिजनेस इंटेलिजेंस है ये क्या होता है। ठीक है। तो देखो, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस और टेक्नोलॉजी होती है जो क्या करती है, जिसका यूज हमारी जो कंपनीज है बड़ी बड़ी वो करती है डेटा को समझने के लिए। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है, बेसिकली एक प्रोसेस या टेक्नोलॉजी है जिससे हम क्या करते हैं, डेटा को समझते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सही डिसीजन लेते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज अ सेट ऑफ मैथमेटिकल मॉडल और एनालिसिस मेथोडोलॉजीज जो क्या करता है, हमारे अवेलेबल डेटा को एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है। और फिर क्या करता है, उससे इंफॉर्मेशन और नॉलेज जनरेट करता है, जिसके कारण जब हमारे पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आ गई है एंड उसके बाद वो क्या करता है, जो भी उसको कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेने होते हैं वो डिसीजंस को क्या करता है, ले लेता है। ठीक है। जो बिजनेस इंटेलिजेंस होता है उसमें हम दोनों टाइप के डेटा से इंफॉर्मेशन और नॉलेज गेन कर सकते हैं और फिर डिसीजन ले सकते हैं। वो डेटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी हो सकता है। बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस क्या करता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को इजी इंटरप्रिटेशन कर देता है। बड़ा जो डेटा होता है हमारे पास उसकी हम इजीली इंटरप्रिटेशन कर सकता है थ्रू बिजनेस इंटेलिजेंस। और बिजनेस इंटेलिजेंस हम क्या क्या कर सकते हैं, हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, डेटा माइनिंग हो सकती है, प्रोसेस माइनिंग हो सकती है, कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग हो सकती है, बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो सकती है। अगर मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊं ना, तो देखो बीआई क्या करता है, मान लो एक कंपनी है, वो क्या करेगा, कंपनी का डेटा को कलेक्ट करेगा। ठीक है। फिर वो जो उसने डेटा कलेक्ट करा है उसको वो क्या करेगा, एनालाइज करता है उस डेटा को। ठीक है। कलेक्ट किया, फिर एनालाइज किया एंड उसके बाद वो क्या करता है, उससे रिपोर्ट्स, चार्ट्स, ठीक है, ये सब बनाता है। ठीक है। और फिर वो जो उसने रिपोर्ट्स और चार्ट्स बनाए हैं उसके बेसिस पे वो ये बताता है कि बिजनेस में प्रॉफिट में है या लॉस में है, मतलब जो भी बिजनेस है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। प्लस वो ये भी बता सकता है कि फ्यूचर में अगर कोई प्लान करोगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी, प्लस कौन सा डिसीजन बेस्ट रहेगा। अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो वो ये हो सकता है, जैसे एक शॉप है मान लो, अब उसमें ना मुझे जानना है कि मतलब कौन सा सामान कितना ज्यादा बिक रहा है और कौन सा सामान ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जैसे मान लो कार की शॉप है, ठीक है, कार का शोरूम है। अब उस कार के शोरूम में ना डिफरेंट काइंड ऑफ कार है, मतलब डिफरेंट ब्रांड की कार है। अब हमें ये देखना है कि उसमें से सबसे ज्यादा कौन सी ब्रांड की कार बिकी है। ठीक है। और प्लस उसमें क्या बोल रहा है, पहले हम ये निकालेंगे कि कितना सामान बिक गया है। ठीक है। हमारा जो भी मंथली रेवेन्यू उसमें से कितना सामान बिक गया है एंड उसके बाद हम ये निकालेंगे क्या, कि भाई कितना सामान जो है वो ज्यादा बिक रहा है। ठीक है। और कौन सा सामान जो है वो कम बिक रहा है। उससे क्या होगा, जो कम बिक रहा है हम उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे, लेकिन जो ज्यादा बिक रहा है उसकी क्वांटिटी ज्यादा कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी हमारा बिजनेस फ्यूचर में बिजनेस होगा वो प्रॉफिटेबली रन कर सकता है। ठीक है। तो ये काम करता है हमारा क्या, बिजनेस इंटेलिजेंस। अब अगर आप इस चीज को पढ़ोगे तो वो जो भी मैंने आपको समझाया है थ्रू एग्जाम्पल, वो सब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। तो बीआई क्या करते हैं हम लोग, पहले हम करते हैं रिपोर्टिंग, फिर करते हैं डेटा का एनालिसिस, फिर करते हैं डेटा माइनिंग और फिर प्रोडक्टिव एनालिसिस। ठीक है। तो बीआई के ये जो मेन काम होते हैं क्या क्या होते हैं, एक बार मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ क्या होता है। पहला होता है आपका रिपोर्टिंग, क्या करता है, रिपोर्ट बनाता है। ठीक है। जो भी रिपोर्ट्स है वो देता है। फिर करता है क्या, डेटा एनालिसिस, मतलब डेटा को पढ़ता है, डेटा की स्टडी करता है कि डेटा क्या क्या चीजें बता रहा है उसको। थर्ड क्या करता है, डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का क्या मतलब है, डेटा से पैटर्न्स बताता है, डेटा से क्या करता है, पैटर्न्स निकालता है। फिर फोर्थ वो लास्ट में क्या करता है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस बोलता है फ्यूचर का अंदाजा लगाता है, मतलब कि फ्यूचर में ये भी जो चीज है वो उसको प्रॉफिट करेगी या नहीं करेगी। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे हमारा हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन। तो भाई देखो, हिस्ट्री और एवोल्यूशन ना बेसिकली क्या बताता है, क्या क्या चीजें, हिस्ट्री और एवोल्यूशन हमें बताता है कि डेटा, ये जो बिजनेस इंटेलिजेंस हमने अभी टॉपिक पढ़ा है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो कहाँ से फर्स्ट हमें वो नेम मिला, फिर उसमें अब तक क्या क्या चीजें हुई, वो सब हम हिस्ट्री और एवोल्यूशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कैसे कैसे इसमें एडवांसमेंट्स आए, क्या क्या चीजें हुई। तो पहला जो हुआ ना, कि इसका जो नेम है, जो ये बिजनेस इंटेलिजेंस की कहाँ से हुआ, ये जो बिजनेस इंटेलिजेंस है ये पहली बार यूज करा था रिचर्ड मिलर डेवेंस ने 1865 में। और कहाँ पे, अपनी बुक साइक्लोपीडिया ऑफ कॉमर्शियल एंड बिजनेस एनेक्डोट्स में। ये जो बुक है इसमें इन्होंने ये नाम यूज किया था, कब, 1865 में। इन्होंने बताया कि जो बीआई है वो एक एबिलिटी है जो टू यूज इन्फॉर्मेशन, जिससे कि हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है हम उसे यूज कर सकते हैं, किस चीज के लिए, प्रॉफिट के लिए। ठीक है। प्रॉफिट जैसे कि सिटिंग एग्जांपल्स ऑफ बैंकर्स, ट्रेडर्स वगैरह यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में, ताकि वो अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सके। दूसरा क्या था कि कंप्यूटर्स जब तक नहीं आए थे तो जो बीआई था ना, बिजनेस इंटेलिजेंस था, वो हम कैसे करते थे, मैनुअल रिपोर्टिंग से। मतलब जैसे अभी भी आपने कहीं कहीं देखा भी होगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किताब रखते हैं, उस किताब में ना सारी चीजें लिखते हैं, सारा हिसाब लिखते हैं कि आज इस महीने में इतनी बिक्री हुई, इस महीने में इतना चीजें बिकी, तो उसे बोलते हैं मैनुअल रिपोर्टिंग। उसमें क्या होता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखते थे, स्टेटिस्टिकल मेथड्स लिखते थे, ये सब हम लोग लिखते थे, इसमें अपनी जो भी बुक, नोटबुक, किसी में भी। ठीक है। मैनुअल रिपोर्टिंग होती थी।
फिर क्या हुआ 1865 से 1950 तक ये ऐसे ही चलता रहा। फिर 1950 से 1960 में क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ किस चीज का, कंप्यूटर इन बिजनेस का। इसका मतलब था कि अब हम बिजनेस में कंप्यूटर्स का यूज करने लगे थे, जो डेटा मैनुअली बनाते थे अब उसमें हम कंप्यूटर का यूज करने लगे थे, जिससे क्या हुआ, जो हमारे डेटा की प्रोसेसिंग थी वो बहुत ज्यादा फास्ट हुई थी। फिर क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या यूज करना स्टार्ट कर दिया, बैच प्रोसेसिंग, जिसमें वो क्या करते थे, बैच प्रोसेसिंग में बेसिकली जितना भी पैसा आया पैसा गया, जो भी उन्होंने ट्रांजेक्शन्स वगैरह की, ठीक है, अकाउंटिंग वगैरह, वो सब उसमें ना यूज करते थे बैच प्रोसेसिंग। फिर जो डेटा होता था वो सारा फ्लैट फाइल्स में स्टोर किया जाता था, और जो रिपोर्ट जनरेट होती थी ना, वो रिपोर्ट जनरेट तो हो जाती थी, बट उसमें क्या होता था, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी, मतलब या तो वो प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स होती थी या स्टैटिक रिपोर्ट्स होती थी। फिर क्या हुआ, फिर 1960 तक ना ऐसे ही चलता रहा। फिर 1960 से 1970 में आया डीएसएस। डीएसएस क्या होता है, डीएसएस होता है बेसिकली डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये क्या करता है, देखो पहले हम देखते हैं कि ये जो चीज थी क्या, मतलब डीएसएस आया क्यों, तो बेसिकली डीएसएस आया इसलिए कि जो रिसर्चर्स थे ना, उन्होंने ऐसे तरीके ढूंढने स्टार्ट कर दिए कि जिससे कि वो मैनेजर्स की हेल्प कर सके डिसीजन को बेटर लेने में, ठीक है, बेटर डिसीजन लेने में वो मैनेजर्स की हेल्प कर सके। तो डीएसएस क्या करता था, डीएसएस बेसिकली ये था कि हम लोग जो भी हमारा डेटा है हम उसको एनालाइज करें थ्रू एनालिटिकल मॉडल्स, फिर एक इंटरैक्टिव इंटरफेस शो करें, जैसे कि पाई चार्ट्स, ग्राफ, ये सब चीजें। अब इस चीज में क्या था, देखो इस चीज में ये प्रॉब्लम थी कि जो डीएसएस था ना, डेटा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये बहुत कॉम्प्लेक्स था। क्यों कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि इसमें आईटी एक्सपर्ट चाहिए थे। अब भाई तुम कंप्यूटर के थ्रू डेटा को एनालिटिकल मॉडल्स के थ्रू एनालाइज करोगे, फिर इंटरैक्टिव इंटरफेस बनाओगे, तो ऑब्वियस है उसमें हमें एक अच्छे आईटी स्पेशलिस्ट की नीड होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हर यूजर इसको ना यूज नहीं कर पा रहा था ढंग से, बिकॉज हर छोटे से बड़े बिजनेस में अगर हम इसको यूज कर रहे थे तो उस आईटी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। तो 1970 तक जब ये प्रॉब्लम चलती रही, तो फिर 1970 से 1980 में हमारे पास आया क्या, डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउसिंग एरा, मतलब डीबीएमएस जो आया वो, और डेटा वेयरहाउसिंग एरा। अब पहले हम देखते हैं कि पहले क्या आया। तो 1970 में जो एडगर एफ कॉड है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, जिसको बोलते हैं आरडीबीएमएस, ठीक है। ये 1970 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिससे हम क्या करते थे, हम डेटा को ना स्टोर करते थे, और क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी का यूज करके डेटा को स्टोर करा जाता था और एनालाइज किया जाता था। फिर हमारे पास आई एसक्यूएल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या करती है, ये अलाउ करती है फ्लेक्सिबल क्वेरिंग, ठीक है। फिर 1980 में डेटा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट आया, जो कौन लेके आया था, बिल इनमॉन लेकर आए थे, रेल्फ किम्बल, ठीक है, और एक ये लेकर आए थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला डेटा वेयर हाउसिंग से कि हम जो भी हिस्टोरिकल डेटा है हम उसको भी स्टोर कर सकते हैं एनालाइज करने के लिए। फिर जो डेटा हमने स्टोर किया है एनालाइज करने के लिए, वो क्या होगा, वो ईटीएल के थ्रू वेयर हाउस में स्टोर होगा। अब ये ईटीएल क्या होता है, ये पहले डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, फिर ट्रांसफॉर्म करता है, और फिर उसके बाद लोड कर देता है वेयर हाउसेज में। अभी हम इस चीज को ढंग से पढ़ेंगे, डेटा आर्किटेक्ट, जो बिजनेस इंटेलिजेंस का आर्किटेक्चर है उसमें। फिर ये जो रिपोर्टिंग टूल्स थे, जैसे कि मिस मैनेजमेंट, मतलब मिस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये बहुत कॉमन बन गए थे और लोग इनका यूज करने लग गए थे। अब 1980 से की जो एरा था वो डेटा वेयर हाउसिंग और आरडीबीएमएस पे चलता रहा, लेकिन प्रॉब्लम्स थी इसमें भी। तो हमने 1990 में क्या हुआ, बीआई टूल्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब बीआई टूल्स कौन कौन से बढ़ गए, जो बीआई था ना, उसने अपने कुछ टूल्स निकाले जो बहुत यूजर फ्रेंडली थे। पहला था ओलैप। ओलैप क्या करता था, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ये क्या करता था, ये अलाउ करता था मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस को। और जो कि क्वेरी और रिपोर्टिंग टूल्स थे, जैसे कि बिजनेस ऑब्जेक्ट, कॉग्नोस, ये सब भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, और लोग क्या कर रहे थे, इनका बहुत ज्यादा यूज करने लगे थे। और गार्टनर पॉपुलराइज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एज एन अम्ब्रेला टर्म कवरिंग। गार्टनर ने क्या किया था, गार्टनर ने बोला कि जो बिजनेस इंटेलिजेंस है ना, वो एक तरह से अम्ब्रेला है, जो क्या क्या चीजें कवर करता है, डेटा माइनिंग, रिपोर्टिंग, क्वेरिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इन सबको क्या करता है, कवर करता है अपने अंदर। जो बीआई था वो एक बिजनेस यूजर फ्रेंडली मॉडल बन चुका था, लेकिन स्टिल वो आईटी पर हेविली रिलाई था, बिकॉज ऑब्वियस है भाई, जब आपको मॉडल्स बनाने होंगे, इंटरेक्टिव चीजें शो करनी होंगी, तो वो आईटी के थ्रू ही हो सकती है। अब जब 1990 से 2000 तक ये सब होता रहा, तो 2000 में एक नई चीज आई, वो क्या आया, डैशबोर्ड, डेटा माइनिंग एंड एडवांस एनालिटिक्स। ये आया, ये कब होता था, ये आया था 2000 में। इसमें क्या हुआ कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी वो चाहती थी कि उन्हें रियल टाइम इंसाइट्स मिले। अब ये रियल टाइम इंसाइट्स क्या है भाई, उन्हें ये चाहिए था कि वो जो भी, मतलब जो भी डेटा है उससे वो डैशबोर्ड, स्कोर कार्ड्स, ये सब बना सके, ताकि वो परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर सके कि भाई कौन सी चीज कैसे डेली डेली हो रही है। दूसरा, डेटा माइनिंग एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कर सके, ताकि वो पैटर्न समझ सके डेटा का। और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का मतलब है फ्यूचर में जो भी उन्हें डिसीजन बनाने हैं वो ले सके उसके थ्रू। फिर सेल्फ सर्विस बीआई का मतलब है कि जो लोग थे, पावर यूजर्स थे, वो अपनी रिपोर्ट्स को खुद जनरेट कर सकते थे बिना आईटी के यूज किए, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल है बहुत ज्यादा, अगर आप लोगों ने सुना हो, टैबलू। टैबलू क्या करता है, या पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, ये क्या करते हैं, ये दोनों अलाउ करते हैं यूजर्स को कि वो अपने रिपोर्ट जो है वो खुद जनरेट कर सके, ठीक है। जिससे क्या होता था, जो भी उनकी रिपोर्ट थी वो विजुअलाइजेशन इंटरेक्टिव, मतलब वो इंटरेक्टिव बन जाती थी, हम देख सकते थे ग्राफ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये सब चीजें जो है ना वो पावर बीआई, टैबलू। अगर कोई किसी ने सुना हो डेटा एनालिटिक्स, तो उसमें सबसे ज्यादा यूज हम पावर बीआई और टैबलू का ही करा जाता है। जितने भी बड़ा डेटा होता है वो टैबलू में स्टोर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्या, मॉडर्न
मॉडर्न बीआई पे और बिग डेटा इंटीग्रेशन पे। अब ये मॉडर्न बीआई और बिग डेटा इंटीग्रेशन आया 2000 में। इसने क्या किया, एक्सप्लोजन हुआ। बेसिकली जो भी डेटा था वो सोशल मीडिया, आईओटी, मोबाइल ऐप्स, सेंसर, इन सब से हम लोग गेन कर रहे थे। तो हमने क्या किया, अब पहले क्या होता था, डेटा को सिर्फ एनालाइज कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब हम क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की हेल्प के थ्रू डेटा को स्टोर भी कर पा रहे थे। ठीक है, और ये किस चीज के टुवर्ड शिफ्ट हो गया, जो बीआई था हमारा वो किस चीज के टुवर्ड शिफ्ट हो गया, ये हो गया सेल्फ सर्विस बीआई, मतलब कि वही खुद से यूजर्स कर सकते हैं डेटा को। फिर क्लाउड बीआई, मतलब कि SaaS बेस्ड टूल्स हम यूज कर रहे थे, पावर बीआई और टैब्लो ऑनलाइन। मोबाइल बीआई, इसका मतलब है कि अपने हम इनसाइट्स को अपने फोन में भी देख सकते थे। रियल टाइम बीआई का मतलब है हम इंस्टेंट डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर आया हमारे पास क्या, एआई पावर नेक्स्ट जेन बीआई। ये क्या बताता है, अब यहाँ तक क्या था कि हम नॉर्मल एआई पे काम कर रहे, मतलब अभी तक हम नॉर्मल चीजें कर रहे थे जो बिजनेस इंटेलिजेंस में होनी चाहिए, लेकिन अब आया एआई पावर्ड। इसका ये मतलब है कि हमने बिजनेस इंटेलिजेंस में दो टर्म यूज कर ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, मतलब कि हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया बिजनेस इंटेलिजेंस के साथ। अब देखो, अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये सारी चीजें जो है वो डिफाइन हुई। क्या क्या, ऑगमेंटेड एनालिटिक्स, ये क्या होता है, ये क्या करता है, इंसाइट्स वगैरह को ऑटोमेट करता है, नेचुरल लैंग्वेज क्वेरीज को। जैसे कि अगर मेरे पास कोई भी मेरा डैशबोर्ड वगैरह है, उसमें मैं बोलूँ शो मी लास्ट क्वेरी सेल्स बाय रीजन, क्वार्टर सेल, तो वो पूरा मुझे बता देगा कि ये चीजें थी। प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव बीआई क्या करता है, ये हमें बता दे कि क्या हो गया था, क्या होने वाला है और क्या हमें करना चाहिए, उसका सोल्यूशन। ये तीन चीजों का जवाब हमें प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव बीआई देता है। एम्बेडेड बीआई क्या करता है, एम्बेडेड बीआई में बताता है इनसाइट्स इंटीग्रेटेड डायरेक्टली इनटू बिजनेस एप्लीकेशंस, जो भी चीजें डायरेक्ट बिजनेस एप्लीकेशंस में हमने इंटीग्रेट की हैं, जैसे सीआरएम और ईआरपी। ईआरपी अभी बहुत ज्यादा यूज होता है कॉलेजेस वगैरह में फॉर अटेंडेंस, असाइनमेंट, सारी इन्फॉर्मेशन के लिए किसी भी स्टूडेंट की। फिर डेटा गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी, ये क्या करता है, बेसिकली इसके थ्रू हमारा जो भी हम डेटा दे रहे हैं टूल्स वगैरह को, उनकी हमारे पास प्रॉपर ट्रस्ट है, हमारे पास ट्रस्ट है, कॉम्प्लियंस है कि हाँ जो भी हम उनको डेटा दे रहे हैं वो सिक्योर रहेगा, वो कहीं और लीक नहीं होगा। नेक्स्ट है क्लाउड नेटिव बीआई। क्लाउड नेटिव बीआई का मतलब है कि जो भी हमारा पावर बीआई था ना, वो इंटीग्रेट हो रहा है किसके साथ, एज़्योर, एडब्ल्यूएस, गूगल क्लाउड के साथ। ठीक है, देखिए अब आते हैं इफेक्टिव और टाइमली डिसीजंस पे। टाइमली, इफेक्टिव और टाइमली डिसीजंस क्या होता है, बेसिकली ये ना मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना प्रेफर करूंगी। पहले क्या, देखो मान लो एक बड़ी कंपनी है, अब उन बड़ी कंपनीज में क्या होता है, रोज रोज डिसीजंस लिए जाते हैं। अब वो डिसीजन या तो छोटा हो सकता है या फिर वो डिसीजन बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है, और प्लस वो डिसीजन क्या करेगा, वो डिसीजन उस कंपनी को या तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालेगा या फिर किसी शॉर्ट टर्म इफेक्ट डालेगा। और अब जो वो डिसीजन लिया है या लिया गया है वो भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लोग लेते हैं, जैसे मैनेजर बेस्ड हो सकता है, एम्प्लॉय बेस्ड हो सकता है, या फिर वो हेड बेस्ड हो सकता है। ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं। अब ये जो डिसीजन लेंगे वो किसकी हेल्प से लेते हैं, वो लेते हैं डेटा की हेल्प से। उनको जो भी डेटा आता है उसकी हेल्प से लेते हैं, और पहले वो डेटा से क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। एम्प्लॉय, मैनेजर और हेड, ये तीनों जो है इनके पास डेटा होता है, ये उस डेटा से नॉलेज गेन करते हैं, उसके बेसिस पे ये नॉलेज के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो हमारा बीआई क्या करता है, हमारा जो बीआई है अब वो ये करता है कि नॉलेज वर्कर्स को टूल और टेक्निक्स देता है, मतलब कि जो एम्प्लॉय, मैनेजर, हेड है जिनके पास डेटा की नॉलेज है, उनको टूल्स और टेक्निक्स देता है ताकि वो इफेक्टिव और टाइमली डिसीजंस ले सके। अब अगर हम बात करें इफेक्टिव डिसीजन क्या होता है, इफेक्टिव डिसीजन का मतलब होता है वो डिसीजन जो गेस वर्क पे नहीं चलता, मतलब कि वो डिसीजन कि जो कि बहुत सही होगा कंपनी के लिए, जो प्रॉपर डेटा और प्रॉपर एनालिसिस के बाद लिया गया है और वो सही होगा। ठीक है, उसमें कोई गेस वर्क नहीं होगा। लेकिन अगर हम टाइमली डिसीजंस की बात करें, तो टाइमली डिसीजन क्या करता है, टाइम पर डिसीजन लेना। इसका ये मतलब है कि जो भी अभी डेटा है उसके बेसिस पे फटाफट डिसीजन दे दो। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ इफेक्टिव डिसीजंस की, तो बीआई क्या हेल्प करता है इफेक्टिव डिसीजन लेने में, ये हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है जो भी हमारे पास डेटा की होती है। फिर हम क्या करते हैं, उससे रिलायबल नॉलेज प्रोवाइड करवाता है हमें, और फिर हम उसके थ्रू बेटर प्लानिंग और एक्शन प्लान बनाने में हेल्प कर देता है हमारी। ठीक है, तो इफेक्टिव डिसीजंस में हम क्या कर सकते हैं, बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, और हमारे जो भी गोल्स हैं बिजनेस के उन्हें हम बहुत अच्छी से अचीव कर सकते हैं। लेकिन टाइमली डिसीजंस में क्या होता है कि हमें टाइम पर डिसीजन लेना है। क्यों, क्योंकि भाई देखो मार्केट में इस टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मार्केट क्या करती है, बहुत फास्ट चेंज होती है। आज मान लो कि किसी चीज का ट्रेंड है कि हाँ अब ये बहुत बिक रहा है, और नेक्स्ट डे आप देखोगे ना तो उसी चीज का ट्रेंड कम हो गया होगा, कोई और उससे अपग्रेडेड चीज आ गई होगी। इसलिए क्या होता है, इसलिए ही जो भी बिजनेस वाले लोग होते हैं उन्हें ना एक्शन बहुत जल्दी लेना पड़ता है, जो भी मतलब जो भी डिसीजन है ना वो उन्हें बहुत जल्दी लेना पड़ता है ताकि वो मार्केट को टाइम से समझ सके। और इसीलिए जो बिजनेस इंटेलिजेंस है वो क्या करता है, वो रियल टाइम और फास्ट रिपोर्ट देता है जिससे जल्दी डिसीजन ले पाए कोई भी बिजनेस होल्डर, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसी डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, टाइमली डिसीजन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि क्या है हमारा डेटा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। तो पहले मैं आप लोगों को ये समझा देती हूँ डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज क्या होता है बेसिकली, एक एग्जांपल्स के थ्रू या नॉर्मली, एंड देन उसके बाद आप लोग जब ये रीड करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसमें लिखा क्या है। तो पहले हम बात करते हैं डेटा क्या होता है। तो जो डेटा होता है वो होता है हमारे रॉ फैक्ट्स। इसका मतलब है कि ये सिर्फ या तो नंबर्स होंगे या रिकॉर्ड्स होंगे या एंट्रीज होंगी। ठीक है, जो डेटा जो है ना उससे आप डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि भाई ये रॉ है,
ठीक है, रॉ फैक्ट्स हैं, रॉ एंट्रीज हैं, ये सब है, तो आप इससे क्या कर सकते हो, आप इससे डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर हम जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो इसके एग्जाम्पल में मैंने यहाँ लिखा हुआ है जैसे कस्टमर आईडी हो गई, आइटम नेम हो गए, बिल अमाउंट हो गए, डेट ऑफ परचेज हो गई, तो क्या तुम इससे डायरेक्ट डिसीजन ले सकते हो? नहीं ले सकते जब तक तुम्हारे पास उस डेटा की इन्फॉर्मेशन ना हो। अब बात आती है इन्फॉर्मेशन पे कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है। इन्फॉर्मेशन होता है हमारा प्रोसेस्ड डेटा, या फिर हम जैसे बोल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इज द आउटकम ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज। इसका ये मतलब है कि हम इन्फॉर्मेशन में क्या करते हैं, जो भी हमारे पास रॉ डेटा है, जो भी डेटा है उसको हम एनालाइज करते हैं, सॉर्ट करते हैं, फिल्टर करते हैं। क्या क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, ठीक है, सॉर्ट करते हैं एंड देन फिल्टर करते हैं, और फिर क्या करते हैं, हमें इन्फॉर्म जब हम डेटा को कर लेते हैं तो हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट मिलता है, उससे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जो इस चीज को करने के बाद हमें क्या मिलता है? मीनिंगफुल रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है? मीनिंगफुल रिजल्ट। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी आ गई। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे कस्टमर था, कस्टमर आईडी थी और उसने कितने का परचेज किया, ये सब था। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में हमने क्या किया, जो भी डेटा था कि ये कस्टमर आए, इन्होंने इतने का सामान खरीदा, ये सामान खरीदा, तो इन्फॉर्मेशन हमने निकाल दी कि इन्होंने सबसे ज्यादा क्या खरीदा, कि इस महीने सबसे ज्यादा किस चीज की बिक्री हुई है। ठीक है, ये हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब नॉलेज क्या करती है? नॉलेज आती है क्या? नॉलेज का मतलब है इन्फॉर्मेशन प्लस एक्सपीरियंस प्लस एक्शन। इसका ये मतलब है कि जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन गई है तो हम इन्फॉर्मेशन का यूज करके डिसीजन लेना होता है हमें। ठीक है, और जो डिसीजन लेने के लिए हम अपना एक्शन प्लान बनाते हैं उसे हम नॉलेज बोलते हैं। जो एक्शन प्लान बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नॉलेज बोलते हैं। जैसे अगर मैं मान लूं कि मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल ली कि भाई इतने, पहले तो मेरे पास डेटा था जिसमें लिखा था कि ये कस्टमर आईडी है, ये कस्टमर ने सामान खरीदा है और ये परचेज इतने रुपए की हुई है। इन्फॉर्मेशन में मैंने एनालाइज कर लिया कि सबसे ज्यादा ये सामान खरीदा है लोगों ने और सबसे कम ये सामान खरीदा है। नॉलेज का मतलब है कि मुझे उससे नॉलेज मिल गई कि सबसे कम सामान इसलिए खरीदा गया है इस बार हमारी शॉप से क्योंकि बगल में एक और स्टोर खुल गया। ठीक है, मतलब हमारे पास में, हमारी दुकान के पास में एक और दुकान खुल गई, इसलिए क्या हुआ कि हमारी दुकान की जो सेल है वो कम हो गई। अब नॉलेज मिल गई। अब इसके बेसिस पे जो हम डिसीजन लेंगे, जो भी हम डिसीजन लेंगे, एक्शन करेंगे, वो हमारी क्या आ जाएगी? नॉलेज आ जाएगी। अगर मैं आपको इस सिंपल फ्लो चार्ट से समझाऊं तो देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। पहले हम क्या करते हैं, देखो पहले हमने क्या किया, डेटा आया हमारे पास, उससे हमने इन्फॉर्मेशन निकाली, इन्फॉर्मेशन से हमने नॉलेज जनरेट की, नॉलेज जनरेट करने के बाद हमने डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद हमने क्या किया? प्रॉपर एक्शन परफॉर्म किया। और यही सब चीजें क्या होती है? डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज में आती है। ठीक है, अगर मैं इसको बिजनेस इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग लूँ तो क्या होता है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बच्चे, उनके पास बहुत ज्यादा डेटा होता है। अब वो डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते उस डेटा से, तो वो यूज करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस का। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स क्या करते हैं? डेटा को प्रोसेस करेंगे, पीछे अभी हमने बताया था, फिर एनालाइज करेंगे जिससे इंफॉर्मेशन गेन होगी एंड उसके बाद नॉलेज निकाल देंगे उस चीज की, जिससे जो भी डिसीजन वो लेते हैं वो क्या हो जाता है? बेटर हो जाता है बहुत ज्यादा। तो यही चीज आती है डेटा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में। और कई बार एग्जाम्स में ना शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है कि डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज बताओ और बताओ कि ये बिजनेस इंटेलिजेंस में कैसे हेल्प करता है, ये सब चीजें। तो आप ये फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो और फिर लिख सकते हो कि पहले डेटा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज क्या होता है। ठीक है, और फिर बिजनेस इंटेलिजेंस में इसका क्या यूज होता है, जो अभी मैंने बताया कि डेटा जो होता है हम उसको एनालाइज कर सकते हैं जिससे इन्फॉर्मेशन निकल जाती है और इन्फॉर्मेशन के बाद हम नॉलेज के बेसिस पे जो भी डिसीजन है वो ले सकते हैं, जिससे कि बिजनेस इंटेलिजेंस इसमें हमारी हेल्प करता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन की। तो पहले ना ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये चीज इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है कई बार। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये जो चीजें हैं ना ये क्या क्या है, कैसे कैसे काम करती है, फिर उसके बाद ना हम थ्योरी पार्ट पाएंगे, क्योंकि अगर आपको यही समझ आ गया तो आप फिर पूरा लिख कर आ सकते हो। तो पहले हम ये देखते हैं कि बिजनेस आर्किटेक्चर, बिजनेस इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर क्या होता है। तो बिजनेस आर्किटेक्चर जो होता है ना, BI आर्किटेक्चर सॉरी, ये हमें ये बताता है कि जो डेटा है वो कहाँ से आता है, फिर उसके बाद वो डेटा कैसे प्रोसेस होता है और उसके बाद वो जो डेटा है उसको कैसे डिसीजन मेकिंग में वो डेटा काम आता है। ठीक है, अब अगर हम इसको डायग्राम की मदद से समझें तो ये जो होता है ना ये हमारे होता है डेटा सोर्सेज। ये जो दोनों है ये क्या है हमारे? ये है हमारे डेटा सोर्सेज है, मतलब जहां से हम डेटा गेन करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे ETL टूल्स, फिर उसके बाद हमारा आता है डेटा वेयर हाउस, और फिर ये जो तीनों है ये होते हैं हमारे क्या? ये होते हैं एक तरह से अगर हम इसको बोले तो ये हमारा होता है BI एनालिसिस क्या और रिपोर्ट्स। ठीक है, ये हमारी ये चीज होती है। और ये जो है ना ये होता है हमारा डिसीजन मेकिंग एक तरह से। ये क्या होता है? हमारा डिसीजन मेकिंग होता है। अब ये ना मैंने मतलब आपको नॉर्मल एक फ्लो चार्ट की तरह समझा दिया कि पहले डेटा आया, उसके बाद ETL का यूज करके हमने उसे डेटा वेयर हाउस में गया, फिर उसके बाद BI एनालिसिस और रिपोर्ट और उसके बाद डिसीजन मेकिंग आ गया। अब ये मैंने आपको नॉर्मल ऐसी फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दिया। अब मैं बताती हूँ कि ये सब क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो पहला हम आते हैं डेटा सोर्सेज क्या होता है। तो देखो बच्चों, जो डेटा सोर्सेज होता है उसमें दो चीजें आती हैं, पहला ऑपरेशनल सिस्टम और फिर आता है एक्सटर्नल डेटा। ऑपरेशनल सिस्टम क्या होता है? ये डेली बिजनेस डेटा होता है, जैसे कि सेल्स हो गई, बिलिंग हो गया, इन्वेंट्री, HR, ये सब आता है हमारे ऑपरेशनल सिस्टम में, मतलब जो डेली बिजनेस डेटा है। और अगर मैं एक्सटर्नल डेटा की बात करूं तो ये क्या होता है? ये होता है मार्केट डेटा या फिर कस्टमर फीडबैक, ईमेल, सर्वेज, थर्ड पार्टी डेटा, जो भी ऐसे डेटा होता है वो आते हैं हमारे एक्सटर्नल डेटा में। अब ये जो हमारे पास डेटा सोर्स है ये कहाँ जाता है?
ये जो डेटा होता है ये होता है डिफरेंट फॉर्मेट्स में, मतलब कि न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फाबेटिकल भी हो सकता है, डिफरेंट फॉर्मेट्स में होता है। तो इसलिए ना इस डेटा को डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता कि डायरेक्टली इसको स्टोर कर दो। तो इस चीज को हटाने के लिए कि डायरेक्ट स्टोर ना करना पड़े, जो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो फॉर्मेट के थ्रू, इसके लिए हम यूज करते हैं ईटीएल टूल। ईटीएल टूल क्या होता है? ये होता है ई से एक्सट्रैक्शन, टी से ट्रांसफॉर्म और एल से लोड। एक्सट्रैक्शन टूल क्या करता है? वो डेटा को रेडी करता है, जो हमारा मतलब डेटा डिफरेंट फॉर्मेट में था उसको ये क्या करता है? ये रेडी करता है। ये क्या करेगा? पहले इनमें से डेटा को निकालेगा, ई एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, डेटा निकाल लिया। फिर टी ट्रांसफॉर्म, मतलब ये जो डेटा डिफरेंट फॉर्मेट में है उसको सेम फॉर्मेट में बनाएगा, उसको क्लीन करेगा एक तरह से। फिर लोड, लोड क्या करता है? एल से ये जो डेटा क्लीन कर लिया है उसको डेटा वेयर हाउस में क्या कर देगा? स्टोर कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो डिफरेंट सिस्टम से डेटा आया था वो एक सेम फॉर्मेट में होकर हमारा डेटा वेयर हाउस में चला गया। अब डेटा वेयर हाउस क्या करेगा भाई? जो डेटा वेयर हाउस होता है वो एक सेंट्रल स्टोरेज होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जितना भी हमारा प्रोसेस्ड और इंटीग्रेटेड डेटा है वो यहाँ पे सेव होता है, ठीक है। अब वो डेटा यहाँ से जाएगा यहाँ पर, मतलब बिजनेस एनालिसिस और रिपोर्ट्स में। अब ये क्या होता है? ये होती है एक तरह की डेटा मार्ट। डेटा मार्ट का मतलब है डिपार्टमेंट वाइज जो डेटा है वो बट गया। पहला जो है लॉजिस्टिक्स, ठीक है। दूसरा कहाँ चला गया? वो मार्केटिंग में। फिर कहाँ चला गया? परफॉर्मेंस एवोल्यूशन में, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? ये डेटा बेसिस है स्पेशली जो बीआई एनालिसिस के लिए होती है, ठीक है। ये बीआई एनालिसिस के लिए तीन क्या होती है? ये होती है हमारी डिपार्टमेंट वाइज डेटाबेसेस होते हैं ये, कि लॉजिस्टिक वाला यहाँ आ जाएगा, मार्केटिंग वाला यहाँ आ जाएगा, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन वाला यहाँ आ जाएगा। एंड अब उसके बाद आता है हमारा ये जो कि है डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं ताकि जो भी डिसीजन है, यहाँ पर होता है हमारा एक्चुअल एनालिसिस, कि जो अब डेटा है उसको हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं और फिर डिसीजन ले रहे हैं। जैसे मल्टी डायमेंशनल क्यूब्स, ओलैप हो गया, या फिर ये एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हो गया, टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया, डेटा माइनिंग, ऑप्टिमाइजेशन। इस स्टेज पर करते क्या है? इस स्टेज पर जो भी डेटा है जो यहाँ से होके यहाँ आया है उसकी रिपोर्ट्स बनाते हैं, उसके डैशबोर्ड बनाते हैं, उसके ग्राफ बनाते हैं, और फिर जिससे कि एक इंसाइट जनरेट होती है जो क्या करती है? फाइनल आउटपुट देती है। अब वो फाइनल आउटपुट हमें ये समझाता है कि जो बिजनेस परफॉर्मेंस है वो कैसी चल रही है, फ्यूचर प्लानिंग जो होती है ना उससे ईजी हो जाती है, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो आगे आता है वो क्या आ जाते हैं? इफेक्टिव और टाइमली डिसीजन लिए जाते हैं, जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो इस तरह से जो आर्किटेक्चर है वो काम करता है, ठीक है। तो हमने, अगर मैं आपको एक ही लाइन में समझाऊं, ट्रिक समझाऊं ना, तो पहले हमने क्या किया? कलेक्ट किया डेटा, ठीक है। अब वो डेटा कहाँ से कलेक्ट हुआ है? डेटा सोर्सेस से, अगर याद करने का बताऊं मैं आपको। फिर क्या हुआ? यहाँ पे आगे डेटा क्लीन हुआ, जो किसके थ्रू हुआ? ईटीएल के थ्रू हुआ। फिर उसके बाद डेटा स्टोर हुआ, जो कहाँ पे हुआ? डेटा वेयर हाउस में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा क्या कि डेटा एनालाइज हुआ। एनालाइज किससे हुआ? लॉजिस्टिक, मार्केटिंग और परफॉर्मेंस एवोल्यूशन में हुआ, ठीक है, एलएमपी। फिर उसके बाद क्या हुआ? डेटा, उसके बाद हुआ डिसाइड, जो कि हमारे किसने किया? हमारे डिसीजन मेकिंग टूल्स। मल्टी डायमेंशनल क्यूब्स, मतलब ओलैप हो गया हमारा, जो हमने पीछे पढ़ा था ना, मल्टी डायमेंशनल क्यूब्स होता है, ठीक है, ईडीए हो गया, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो भी हमारी आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन है वो वर्क करती है। अब आप इस चीज को रीड करोगे, आई डोंट थिंक सो अब रीड करने की जरूरत पड़ेगी, बट अगर यू वांट कि आप एक बार इसको रीड करो तो आप उसको रीड कर सकते हो। जो भी अभी मैंने आपको समझाया ना ऊपर, वो सब इसमें सेम ही लिखा हुआ है। तो चलिए बच्चों, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि क्या है? मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम। अब यहाँ पे आप लोगों को ना ये पिरामिड दिख रहा होगा। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो मेन कॉम्पोनेंट्स है बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम के, वो कैसे वर्क करते हैं थ्रू अ पिरामिड, ठीक है। तो बेसिकली ये पिरामिड ऊपर से नीचे वर्क नहीं करता, बल्कि नीचे से ऊपर जाता है। ये कैसे वर्क करता है? ये वर्क करता है ऐसे, ठीक है। तो अब हम पहले देखो, पहले ना मैं आप लोगों को क्या करती हूँ, ये चीजें समझा देती हूँ कि ये क्या होता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ताकि आप एग्जाम में ना पिरामिड बना के आ जाओ। एंड इसके बाद आप क्या करो, इन सबके बारे में लिख कर आ जाओ कि ये कैसे कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। आप चाहो तो पिरामिड भी बनाना और एक फिर लास्ट में फ्लो चार्ट भी बना देना, जिससे क्या होगा कि प्रॉपर जो भी आपका एग्जामिनर होगा वो प्रॉपर चेक कर लेगा और उसको समझ आ जाएगा कि आप मेन कंपोनेंट्स कैसे समझा पा रहे हो उसे। तो पहले अब हम बात करते हैं किसकी? डेटा सोर्सेज की, कि जो भी हमारे डेटा सोर्सेज है वो क्या होते हैं। तो देखो, इसको हम एक ना पिरामिड की, अभी मैंने बोला है, समझेंगे। जो क्या करता है? नीचे से ऊपर जाता है, और ऐसे ही नीचे से जाते जाते डिसीजन जो भी हम लेते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़िया होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया डिसीजन होता है, बेटर डिसीजन होता है बहुत, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं किसकी? डेटा सोर्सेज की। ये जो डेटा सोर्सेज है वो क्या होते हैं? तो भाई देखो, ये जो डेटा सोर्सेज, अभी हमने पीछे आर्किटेक्चर में पढ़ा था कि जो डेटा सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? ऑपरेशनल डेटा होता है, एक्सटर्नल डेटा होता है, या डॉक्यूमेंट। अगर मैं बात करूँ ऑपरेशनल डेटा की, तो पीछे पढ़ के आए थे आप लोग, सेल्स, बिलिंग, ये वाला जो डेटा होता है ये ऑपरेशनल डेटा होता है। एक्सटर्नल डेटा भी हम पीछे बढ़ के आए थे कि मार्केट या कॉम्पिटिटर वाला डेटा। और डॉक्यूमेंट क्या होता है? ईमेल और रिपोर्ट वाला डेटा। जो डेटा सोर्स है वो बेसिकली क्या होता है? रॉ डेटा होता है, जो जिससे हम डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते। अब हम ऊपर जाते हैं, ये जो डेटा सोर्स है इसके बाद आता है डेटा वेयर हाउस या डेटा मार्ट। डेटा वेयर हाउस क्या होता है? ये क्या करता है? ये एक सेंट्रल प्लेस होती है जहां पे डेटा क्या होता है? क्लीन होता है, इंटीग्रेट होता है, और फिर डेटा को स्टोर किया जाता है। डेटा वेयर हाउस में क्या और डेटा मार्ट में, इन दोनों में बेसिकली करते क्या है? डेटा को क्लीन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसे
स्टोर करेंगे। ये बीआई के लिए स्पेशली डिजाइन किया होता है, डेटा वेयर हाउस और डेटा मार्ट। अब इसके यूज कौन, मतलब इस पर क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं इसमें? मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस हो सकता है इसमें, जिससे हम फास्ट रिपोर्टिंग और क्वेरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब हमारा डेटा ऑर्गेनाइज हो गया, डेटा था रॉ डेटा था, यहाँ पे आके ऑर्गेनाइज हो गया। फिर उसके बाद जाएगा डेटा एक्सप्लोरेशन में। डेटा एक्सप्लोरेशन क्या होता है? ये एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, जिसमें क्या होता है, चार्ट्स, ग्राफ्स और रिपोर्ट्स बनती हैं। इससे हमें क्या समझ आता है? इससे हमें ट्रेंड से समझ आता है कि आजकल क्या चल रहा है, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है बिजनेस में वो आइडेंटिफाई होती है। ठीक है, इसे पैसिव बीआई भी बोलते हैं। ये जो डेटा एक्सप्लोरेशन है ना, इसे पैसिव बीआई भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये पहले खुद से क्वेश्चन बनाएगा, जो भी डेटा है, जो भी रिपोर्ट, मतलब जो भी डेटा से ये चार्ट वार्ट बना रहा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाएगा, और फिर उस डेटा से आंसर निकाल देता है ये। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ, तो जैसे किसी एरिया में सेल्स क्यों कम हो रही है, तो ये जो डेटा एक्सप्लोरेशन है इस आंसर को फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। अब आते हैं नेक्स्ट, डेटा माइनिंग। यहाँ पे रॉ डेटा था, ऑर्गेनाइज हो गया, यहाँ पे चार्ट वार्ट बन गया। अब डेटा माइनिंग क्या करता है? ये एडवांस मॉडल्स जो डेटा से पैटर्न सीखते हैं वो आता है डेटा माइनिंग में। डेटा माइनिंग क्या होता है? मॉडल्स फॉर लर्निंग फ्रॉम डेटा। अभी हमने पढ़ा एडवांस मॉडल होते हैं जो डेटा से पैटर्न सीखते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली जो भी हिडन रिलेशनशिप्स होती है ना, वो हमारा कौन निकालता है? डेटा माइनिंग निकालता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझूं, तो कौन सा कस्टमर है ऐसा जो फ्यूचर में हमारी शॉप से सामान खरीदना छोड़ सकता है, वो डेटा माइनिंग हमें बता देगा। या फिर कौन सा प्रोडक्ट साथ में बिक जाता है बहुत ज्यादा, ये क्या होता है? जो डेटा माइनिंग होता है ना, ये एक एक्टिव बीआई होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं ऑप्टिमाइजेशन की, मैं आपको ना नीचे से दोबारा से इसलिए समझाती चली ताकि आप इसको कनेक्ट कर लो। रॉ डेटा था, स्टोर हो गया, एक्सप्लोर कर लिया डेटा को, ठीक है, चार्ट वार्ट बना लिया, उसके बाद उससे डेटा से सीख लिया। अब ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, मतलब बेस्ट डिसीजन चूज करेंगे कि कौन सा डिसीजन हमें लेना चाहिए। अब ऑप्टिमाइजेशन में हम यूज करते हैं क्या? मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो बेस्ट डिलीवरी रूट कौन सा है, या फिर मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिल सकता है हमें, ठीक है, कम कॉस्ट लगा के मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिल सकता है, वो ऑप्टिमाइजेशन वाली चीजों में आ जाता है। फिर सबसे ऊपर आ जाता है हमारा क्या? डिसीजन। डिसीजन क्या होता है? फाइनल गोल होता है हमारे बिजनेस इंटेलिजेंस का, मतलब राइट डिसीजन हो और राइट टाइम पर हो, और यहीं पर बिजनेस का जो भी एक्शन है वो लिया जाता है। तो हमने अभी, अगर हम इसको याद करने का देखें, तो हम ऐसे याद करेंगे कि जो भी हमारा डेटा था, ठीक है, जो भी मैं समझा रही हूँ, देखो मैं उसको सिंपल भाषा में भी लिख रही हूँ थोड़ा, ताकि आपको एग्जाम में याद हो जाए। स्टोरेज, स्टोर किया उसे, फिर क्या किया? उसको एनालाइज किया, फिर एनालाइज करने के बाद क्या हुआ? उससे पैटर्न्स बनाए, उसके बाद हमने क्या किया? उससे बेस्ट चॉइस, ठीक है, जो भी है बेस्ट चॉइस फाइंड करने के बाद हमने अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया। और यही जो है हमारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम के। अब अगर आप इसको एक बार रीड करोगे ना, यहाँ पे क्या लिखा है, कैसे लिखा है, तो वो सब आपको समझ आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे भी ये सब चीजें रीड करोगे तो आपको ये सब चीजें समझ आ जाएंगी। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि रोल ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। तो पहला आता है मैथमेटिकल मॉडल्स क्या होता है। रोल समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ये मैथमेटिकल मॉडल टर्म है ये क्या होती है। तो मैथमेटिकल मॉडल्स क्या होते हैं बच्चों? मैथमेटिकल मॉडल्स क्या करते हैं? बीआई मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम का बेस और फाउंडेशन होते हैं। ये क्या करते हैं? फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ एनालिसिस इन बिजनेस सिस्टम्स। बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम का फाउंडेशन ऑफ एनालिसिस को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? इनका क्या काम होता है? मैथमेटिकल मॉडल का काम ही ये होता है कि जो भी हमारे पास रॉ डेटा है ना, ये उसको यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे, और जब वो यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से लॉजिकल और साइंटिफिक जितने भी डिसीजंस होंगे वो हम ले सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं उसके कोर रोल की, मैथमेटिकल मॉडल के कोर रोल की मैं बात करूं, तो ये मैथमेटिकल मॉडल का कोर रोल ये होता है कि पहला, ये रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कैसे करेगा? अगर मैं देख, तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब मैथमेटिकल मॉडल क्या करते हैं, ये जितने भी रियल लाइफ सिस्टम्स होते हैं उनको मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो भी चीजें होती हैं, जो भी डेटा होता है, वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है और क्लियर हो जाता है, और हमें समझ आने लगता है कि हमें डिसीजन किस बेसिस पे लेना चाहिए। तो ये क्या करेगा? पहले डेटा से नॉलेज निकालेगा, ठीक है, डेटा से नॉलेज कैसे निकालेगा? जो भी कैलकुलेशंस है, एल्गोरिथम्स है, उन सबको ऑप्टिमाइजेशन करेगा उन सबके, और उसके डेटा के अंदर का जो भी मतलब है वो समझ जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद ये क्या, हमने एक्सट्रैक्ट कर ली नॉलेज वगैरह। अब ये जो मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं ये क्या होते हैं? इनकी रेंज होती है कुछ सर्टेन, जैसे सिंपल मॉडल्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉडल्स भी हो सकते हैं। सिंपल मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है टोटल्स, परसेंटेजेस और हिस्टोग्राम। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स की बात करूँ तो वो ऑप्टिमाइजेशन, लर्निंग एल्गोरिथम्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, ये जो मैथमेटिकल मॉडल्स का ये कोर रोल होता है। ये तीनों, पहला क्या करता है? प्रोवाइड करता है फॉर्मल और एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, एक्सट्रैक्शन करते हैं नॉलेज का, ठीक है, किससे? डेटा के, डेटा फ्रॉम डेटा से, किसके थ्रू? कैलकुलेशंस, एल्गोरिथम्स एंड ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे इसकी रेंज होती है सिंपल मॉडल्स और कॉम्प्लेक्स मॉडल्स। अब अगर हम बात करें किसकी? रेशनल और साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग की, तो देखो इसमें क्या होता है, हमारा जो भी हमने अभी देखा था कि साइंटिफिक और रिलेशनल डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या होता है, ये बताता है हमें कि जो भी मैथमेटिकल मॉडल्स की वजह से हम डिसीजन ले रहे हैं ना, वो डिसीजन गेस वर्क पर नहीं होगा, मतलब कि गेस वर्क वहां पर यूज नहीं होगा, बल्कि वो जो डिसीजन होगा वो फैक्ट्स और डेटा पर
बेस्ड होगा, ठीक है। इससे डिसीजंस कैसे होते हैं, लॉजिकल होते हैं, एक्यूरेट होते हैं और साइंटिफिक बन जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एनकरेज करता है क्या, सिस्टमैटिक साइंटिफिक अप्रोच को बिजनेस मैनेजमेंट में, ठीक है। सिमिलर टू हाउ फिजिक्स यूजेस मॉडल्स टू प्रेजेंट रियल सिस्टम, ये किसकी तरह सिमिलर होता है, जैसे फिजिक्स जो है वो क्या यूज करता है, मॉडल्स का यूज करता है ताकि वो रियल सिस्टम्स को रिप्रेजेंट कर सके। ऑपरेशंस रिसर्च अप्लाइज मॉडल्स टू आर्टिफिशियल सिस्टम्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर इसका एग्जांपल भी दे रखा है हमने, इवन अ स्प्रेडशीट सिमुलेशन ऑफ बजट इम्पैक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट वगैरह चेंजेस होते रहते हैं, तो ये सब चीजें क्या करता है हमारा, ये जो रिलेशनल और साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग है, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं किसकी, स्टेप्स इन बीआई एनालिसिस यूजिंग मॉडल्स की, तो इसमें कुछ स्टेप्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली कुछ 4 स्टेप्स हैं। तो देखो पहले स्टेप है डिफाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनालिसिस। इसका ये मतलब है कि जो भी हमारा एनालिसिस है उसका गोल क्या है, हमें ये पता करना है कि हमें प्रॉफिट बढ़ाना है, कॉस्ट कम करनी है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। जो भी हमारा गोल है ऑब्जेक्टिव का, वो ये डिफाइन करेगा, ठीक है। पहले स्टेप में डिफाइन करना पड़ेगा। फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप है हमारा आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। केपीआई को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब ये केपीआई क्या होता है, तो केपीआई होता है हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये क्या करते हैं, हम इसमें केपीआई चूज करते हैं कि कौन सा केपीआई हमें करना चाहिए। अब अगर मैं एग्जांपल लूं केपीआई, बहुत लोग सोचोगे केपीआई क्या होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें किस टाइप का रिवेन्यू चाहिए, हमें प्रॉफिट परसेंटेज कितनी चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना चाहिए, तो ये सब चीजें जो है ना वो केपीआई में आ जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप है डेवलप मैथमेटिकल मॉडल्स लिंकिंग। अब ये क्या है कि डेवलप करना है मैथमेटिकल मॉडल्स को, ठीक है। तो अब इसमें ये क्या बोल रहा है, ये पॉइंट हमें बोलता है कि बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल बनेगा जो किसको कनेक्ट करता है, 3 चीजों को। पहला कंट्रोल वेरिएबल्स को। कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें लिख सकती हूँ प्राइस, ठीक है, और मैं इसमें लिख सकती हूँ प्रोडक्शन लेवल, ठीक है। ये 2 चीजें हैं जिसको आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो। पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स वो होती है जो फिक्स्ड चीजें होती हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे आपका टैक्स रेट और इंटरेस्ट रेट, ये चीज फिक्स्ड होंगी, ठीक है। और अगर मैं इवैल्यूएशन मैट्रिसेस की बात करूं, तो इवैल्यूएशन मैट्रिसेस क्या होगा, परफॉर्मेंस मेजर, कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है, कितनी एफिशिएंसी बढ़ी कम हुई, ये सब किसमें आ जाते हैं, आपके इवैल्यूएशन मैट्रिसेस में, मैट्रिक्स में। तो हमें पहले क्या करना होता है, मैथमेटिकल मॉडल्स डेवलप होते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडल डेवलप होने के बाद हम लिंक करते हैं उस मॉडल को इन तीनों चीजों से। अब उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस। इसका ये मतलब है क्या होगा, मतलब अगर हमने इन तीनों में से कुछ चीज बदल दी तो हमें क्या वो मिलेगा, मतलब क्या आउटपुट मिलेगा, ठीक है। मतलब कंट्रोल वेरिएबल्स या पैरामीटर चेंज करके जो भी परफॉर्मेंस पर हमारी पे इफेक्ट पड़ेगा, वो हमारा फोर्थ स्टेप में आता है। हम स्टडी करते हैं किसकी, इफेक्ट्स ऑफ वेरिंग कंट्रोल वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स ऑन परफॉर्मेंस, जो भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या, इसी के अंदर मैथमेटिकल मॉडल्स के अंदर एडवांटेज ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स। तो अब देखते हैं कि हमारे जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं उनकी क्या एडवांटेज होती है। तो देखो पहली एडवांटेज क्या है, एनहेंस डिसीजन मेकिंग इफेक्टिवनेस। इसका ये मतलब है कि मैथमेटिकल मॉडल्स की हेल्प से जो भी हम डिसीजंस लेते हैं वो बहुत ज्यादा बेटर होते हैं, और डिसीजंस किस बेस पर होते हैं, सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन के बेस पे होते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है कि इससे हमारी जो डिसीजन की एक्यूरेसी है वो इंप्रूव हो जाती है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो है डीपेंस अंडरस्टैंडिंग। डीपेंस अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया कि एब्स्ट्रैक्ट मॉडल सिर्फ इंपॉर्टेंट कोर फीचर पर फोकस करते हैं। इसमें एब्स्ट्रैक्ट जो भी फीचर्स मॉडल्स होते हैं वो किस पर फोकस करते हैं, कोर फीचर्स पे फोकस करते हैं, जो भी उसका डोमेन होता है उसके ऊपर। मतलब कि कंफ्यूजन नहीं होगी, जो चीज है वो प्रॉपर क्लियर समझ आ जाएगी तुम्हें। अब अगर हम बात करें नॉलेज प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसफर की, तो ये आता है कि जो नॉलेज हमें मॉडल बनाने के बाद मिलती है, ठीक है, तो वो इजीली ऑर्गेनाइजेशन में शेयर हो सकती है। अब जो नॉलेज हमें मिल गई वो हम बेसिकली शेयर भी कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या चीज हो सकती है, सिर्फ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता कि भाई सिर्फ इसको एक्सपीरियंस है, ये चीज एक्सपीरियंसेबल है तो उसको ये, हमें एक चीज पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, ठीक है, हमें एक चीज पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की, तो जनरलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में क्या आता है, एक प्रॉब्लम के लिए बनाया गया मॉडल। जनरलिटी का मतलब है कि एक प्रॉब्लम के लिए एक ही मॉडल बनाया गया है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि फ्यूचर में सिमिलर प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो जनरलिटी मतलब एक प्रॉब्लम है उसके लिए हमने एक मॉडल बना दिया। फ्लेक्सिबिलिटी क्या हुई कि अगर फ्यूचर में सेम कुछ ऐसी सेम सिमिलर सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो मॉडल वहां पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि क्या है हमारा रियल टाइम बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि RTBI, ठीक है। RTBI का मतलब भी वही हो गया क्या, रियल टाइम बिजनेस इंटेलिजेंस। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, रियल टाइम बीआई की, तो ये क्या होता है बेसिकली, रियल टाइम बीआई का मतलब ये होता है कि जैसे ही कोई डेटा अवेलेबल हमारे पास होता है ना, उसको तुरंत हम क्या करें, डिसीजन मेकर्स को अपडेट कर दे और उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए, डिसीजन मेकर्स को तुरंत अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यही काम हमारा क्या होता है, रियल टाइम बीआई का होता है। देखो ये रहा, रेफर्स टू द डिलीवरी ऑफ अप टू डेट इन्फॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर्स, कि डिसीजन मेकर्स को अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए ताकि वो डेटा जो है वो अवेलेबल कर सके, ठीक है। जितनी जल्दी डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा उतनी ही जल्दी हम डिसीजन मेकर्स को इन्फॉर्मेशन दे देंगे, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देंगे। अब अगर मैं बात करूं पुराने ट्रेडिशनल बीआई की, जैसे ट्रेडिशनल बीआई में क्या होता था, ट्रेडिशनल बीआई में बेसिकली
हिस्टोरिकल या ओल्ड डेटा यूज होता था। लेकिन जो हमारा आरटीबीआई है, मतलब जो अभी हमने पढ़ा रियल टाइम बिजनेस इंटेलिजेंस है, उसमें क्या होता है, इमीडिएसी होती है, जल्दी से जल्दी कॉन्टिन्यूस अपडेट, जो जो अपडेट आती है तुरंत मिलती रहती है, ठीक है। और हमारा इंस्टेंट इंसाइट्स होता है। अब बात करते हैं कि भाई कई बार एग्जाम में ना पूछ लिया जाता है दो डिफरेंस, एक तो ट्रेडिशनल बीआई में, ठीक है, एक डिफरेंस इसमें आरटीबीआई में, मतलब इन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जो मैं अभी आपको बता दूंगी, ठीक है। अब पहले इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके। पहला होता है इसका लो लेटेंसी। लो लेटेंसी का मतलब ये है कि डाटा सेकंड से मिनट्स में प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता हमें डेटा प्रोसेस करने के लिए। फिर अगर मैं बात करूं स्ट्रीमिंग डेटा इंटीग्रेशन की, तो इसमें क्या होता है, डेटा मल्टीपल सोर्सेज से आता है, सेंसर से आ सकता है, आईओटी डिवाइस से, सोशल मीडिया से, ट्रांजेक्शन से, वेबसाइट क्लिक्स से, तो जो भी जहां से भी डेटा मिल सकता है वो मल्टीपल सोर्सेज से आ सकता है, और जितना भी डेटा होगा वो सब रियल टाइम में प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके कैरेक्टरिस्टिक की, तो वो है कॉन्टिन्यूस डैशबोर्ड। कॉन्टिन्यूस डैशबोर्ड का मतलब है जैसे जैसे डेटा आता रहेगा डैशबोर्ड्स ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होते रहते हैं और हमेशा लेटेस्ट डेटा दिखाते हैं, जो भी अभी के दौरान चल रहा है, नाउ लाइक राइट नाउ जो जो चीजें चल रही है वो दिखाता रहता है। फिर है इंस्टेंट अलर्ट्स और नोटिफिकेशन। इसका ये मतलब है कि अगर केपीआई लिमिट से बाहर चला जाए हमारा, ऑटोमेटेड ट्रिगर्स व्हेन केपीआई डेविएट फ्रॉम द थ्रेशोल्ड। इसका यही मतलब है कि अगर हमारा जो केपीआई है वो लिमिट से बाहर चला जाता है, तो जो भी हमारा सिस्टम है वो तुरंत हमें अलर्ट भेज देगा, जी ऐसा हो गया है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, इसके आर्किटेक्चर की और इसके कंपोनेंट्स की, तो पहला जो इसका कंपोनेंट या आर्किटेक्चर में जो भी आता है वो आता है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्या करता है, ढेर सारे सोर्सेज में क्या आता है आपका, डेटा सोर्सेज में आता है आपका डेटाबेसेस आ जाते हैं, ठीक है, और क्या आ जाते हैं आपके आईओटी डिवाइस आ जाते हैं, ठीक है, और अच्छा लिखा हुआ भी है देखो, आईओटी डिवाइस आ जाते हैं, सोशल मीडिया फीड्स आ जाती है, ट्रांजैक्शन सिस्टम जहां से डेटा ले सकते हो वो डेटा सोर्स हो गया। डाटा स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या हो गया कि कॉन्टिन्यूस डाटा फ्लो को हैंडल करता है, ये क्या करता है, कॉन्टिन्यूस डेटा जो फ्लो कर रहा होता है उसको हैंडल करता है। अब इसके टूल्स कौन कौन से, अपाचे काफका है, स्पार्क स्ट्रीमिंग है, फ्लिंक है, ये सब हैंडल करते हैं कॉन्टिन्यूस डेटा फ्लो को। अब अगर मैं बात करूँ रियल टाइम ईटीएल की, तो ये क्या करता है, रियल अभी हमने पीछे भी पढ़ा था ईटीएल क्या होता है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड। तो जो रियल टाइम ईटीएल है ये भी डेटा को क्लीन करेगा, इंटीग्रेट करेगा, ये बैच का वेट नहीं करता है, ठीक है, करता रहता है, रियल टाइम में करता रहता है, जो डेटा आ रहा है उसको तुरंत तुरंत एक्सट्रैक्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, लोड कर देगा। इन मेमोरी एनालिटिक्स क्या करता है, ये रैम में डेटा को स्टोर कर देता है, और इसीलिए जो भी स्पीड होती है ना इसकी वो बहुत फास्ट होती है, ठीक है। जिस एग्जांपल में अगर हम ले तो ये रस्सा ऐप है ना, रेडिस, ये सब इसके एग्जांपल है। अब विजुअलाइजेशन एंड डैशबोर्ड में क्या होता है, जो भी स्टेटस है वो हमें तुरंत की तुरंत इंस्टेंट अपडेट होता रहेगा, ठीक है, जो भी अपडेट है वो तुरंत तुरंत हमें पता लगती रहेगी थ्रू चार्ट्स एंड ग्राफ्स एंड केपीआईज, किसके थ्रू, थ्रू चार्ट्स, ठीक है, ग्राफ्स एंड केपीआईज, इनके थ्रू हमें तुरंत की तुरंत जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहती है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, बेनिफिट्स ऑफ रियल टाइम बीआई की अगर हम बात करते हैं, तो बेनिफिट क्या होते हैं, पहला होता है फास्टर डिसीजन मेकिंग। फास्टर डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटीज या जो भी थ्रेट्स होते हैं उन पर तुरंत एक्शन करता है, वेट नहीं करता किसी चीज का। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी का मतलब है प्रॉब्लम्स को पहले ही डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ ये चीज होने वाली है, शायद ये भी हो सकती है, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन, नेटवर्क फेलियर, ये सब चीजें जो भी होने वाली है पहले ही डिटेक्ट कर लेगा। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है जो चीज पहले से ही वो डिटेक्ट कर ले, डिटेक्ट एनोमलीज बिफोर डैमेज अकर्स, डैमेज होने से पहले ही जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है उन्हें डिटेक्ट करना। फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, सेल्स कितनी कम हुई, बड़ी, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स, ये सब चीजें ऑपरेशनल एफिशिएंसी में आती है, जो क्या करती है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती हैं। और क्या करता है, और ये क्या करता है, हमारे जो भी कस्टमर एक्सपीरियंस होता है उसको इंप्रूव कर देता है, जिससे हमें ऑफर्स वगैरह जो भी कस्टमर्स को देने चाहिए वो सब चीजें क्या करता है, इंप्रूव कर देता है। अब अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें, यूज केसेस की, कि कहाँ कहाँ पे आरटीबीआई जो है वो यूज होता है, रियल टाइम बिजनेस इंटेलिजेंस, तो पहला होता है फाइनेंस में यूज। फाइनेंस में क्या होता है, ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, इन सब में यूज होता है ताकि फ्रॉड डिटेक्शन हो जाए इजिली। ई कॉमर्स और रिटेल में यूज होता है, कैसे होता है, डिमांड के हिसाब से हम प्राइस चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा बिकेगा, और क्या कर सकते हैं, और इन्वेंट्री अपडेट्स कर सकते हैं, ठीक है। और इन्वेंट्री अपडेट्स मतलब स्टॉक रियल टाइम में कितना है, अभी चाहिए नहीं चाहिए, कितना ज्यादा है, ये सब चीजें। हेल्थ केयर क्या हो गया कि रियल टाइम में पेशेंट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है, और इमरजेंसी अलर्ट्स की, हार्ट रेट, बीपी अब नॉर्मल हो तो अलर्ट भेज दो, ये सब चीजें। मैन्युफैक्चरिंग और आईओटी में क्या कर सकते हैं हम लोग, मशीन फेलियर प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कि कभी मशीन फेल हो रही है तो वो एकदम से हमें थोड़ा पहले पता लग जाए, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्शन लाइन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है, लाइव ये चीज हो सकती है। फिर टेलीकम्युनिकेशंस, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें नेटवर्क मॉनिटरिंग होती है, तो और एक फॉल्ट डिटेक्शन, कि सिग्नल या सर्विस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अब अगर हम बात करें किसकी, इसकी चैलेंजेस की, तो बच्चों इसमें जो चैलेंजेस आते हैं वो क्या आते हैं, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट का क्या मतलब हुआ कि जो भी पावरफुल सर्वर्स हैं या इन मेमोरी सिस्टम्स हैं उसमें हमें स्ट्रीमिंग टूल्स चाहिए होते हैं, जिनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ठीक है, एक चैलेंज। दूसरा चैलेंज अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स डेटा इंटीग्रेशन, इसका ये मतलब है अलग अलग टाइप के डेटा सोर्सेज को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी, इसका ये मतलब है कि बहुत ज्यादा लाइव डेटा वॉल्यूम हैंडल करना टफ होता है। अब एक साथ इतना ज्यादा लाइव डेटा आपको हैंडल करने को मिलेगा तो ऑब्वियसली है वो चीज टफ होगी, तो स्केलेबिलिटी भी थोड़ी टफ पड़ जाती है। डेटा क्वालिटी की अगर हम बात करें तो अगर रियल टाइम डेटा गलत है तो रॉन्ग डिसीजन भी हो सकता है, कई बार रियल टाइम डेटा भी गलत हो जाता है, तो उसकी बेसिस पे डिसीजन, या फिर रियल टाइम डेटा में कुछ एरर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से डिसीजन जो होता है वो भी गलत लिया जाता है।
सिक्योरिटी और प्राइवेसी में ये चीज होती है क्या कि कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग से क्या होता है, डेटा ब्रीच का रिस्क बढ़ जाता है। किसका? डेटा ब्रीचेस का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है जब हम कॉन्टिन्यूस किसी चीज को मॉनिटर करते हैं। अगर हम बात करें इसके फ्यूचर ट्रेंड्स की, तो भाई देखो ये 4 चीजें इसमें आ जाती हैं। पहला आता है एआई पावर्ड आरटीबीआई। ये क्या करेगा? एआई खुद लाइव डेटा से डिसीजन लेगा और ह्यूमन इंटरवेंशन से कम। ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन से तो कम डिसीजन लेगा, लेकिन खुद से लाइव डिसीजन ज्यादा लेगा। नेक्स्ट है एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग क्या बोलता है कि डेटा को सोर्स के पास ही प्रोसेस करना। ठीक है, मतलब डेटा को वहीं प्रोसेस करो जहां पे उसका सोर्स है, मतलब आईओटी डिवाइसेस के पास, जैसे एग्जांपल में दे रखा है। क्लाउड बेस्ड आरटीबीआई क्या करता है? स्केलेबल क्लाउड टूल्स का यूज करता है, जैसे पावर बीआई, स्ट्रीमिंग, गूगल बिगक्वेरी और एडब्ल्यूएस काइनेसिस। अब अगर हम बात करें इंटीग्रेशन विद प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की, तो इसमें क्या होता है? ये सिर्फ करंट रिपोर्टिंग नहीं बल्कि फ्यूचर फोरकास्टिंग भी रियल टाइम में करता है। ठीक है, तो ये चारों जो है क्या हो गए? इसके फ्यूचर ट्रेंड्स हो गए। अब हमारा एक, मैंने लास्ट में बोला था आप लोगों को कि मैं डिफरेंस बताऊंगी, वो डिफरेंस मैं बता देती हूँ ट्रेडिशनल बीआई और आरटीबीआई का। तो एक बार इनका डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, पहला आता है हमारे क्या, आरटीबीआई। आरटीबीआई क्या करता है? ये क्या करता है यहाँ पे, सॉरी, आरटीबीआई क्या करता है? ये लाइव स्ट्रीमिंग डेटा करता है। ठीक है, डेटा की लाइव स्ट्रीमिंग करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल डेटा की बात, ट्रेडिशनल बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें, तो ये क्या करता है? ये बैच प्रोसेस डेटा का यूज करता है, बैच प्रोसेस्ड डेटा का यूज करता है। अब अगर हम बात करें आरटीबीआई की दोबारा से, तो ये क्या करता है? इसमें डिले नहीं होता, इसमें काम क्या होता है? बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो ऑलमोस्ट नो डिले। लेकिन अगर हम टीबीआई की बात करें, तो ये क्या करता है? ये डिले करता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये डिले करता है प्रोसेस करने में। आरटीबीआई क्या करता है? आरटीबीआई करंट और इमीडिएट एनालिसिस करता है। कैसा? करंट जो अभी में चल रहा है और इमीडिएट बहुत जल्दी। ठीक है, ये ऐसा एनालिसिस करता है। लेकिन अगर हम ऑन द अदर हैंड टीबीआई की बात करें, तो टीबीआई क्या करता है? पास्ट एनालिसिस करता है, जो भी इसके पास हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स होती है या फिर पास्ट रिपोर्ट्स होती है, उसके बेसिस पे क्या करता है? ये एनालिसिस करता है। तो अभी बेसिकली मैंने आपको 3 डिसीजन बता दिए, बाकी आप इनकी डेफिनेशंस लिख सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। शेयर विद योर फेलो बीइंग्स। थैंक यू सो मच।